हेलो एवरीवन। सो हम लास्ट लेक्चर 8 से डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 13 में रिगार्डिंग द टॉपिक पॉपुलेशन, राइट, जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट एंड देन आफ्टर द 8 सब टॉपिक्स। सो इन विच टुडे वी आर going to cover the last lecture's continuation process, which we can call the 7th subtopic, right, which was the growth we can say. So उसमें हम देखेंगे population growth, ठीक है। तो उसमें हम आज फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे 7th सब टॉपिक जो है उसको, जिसमें हम आज देखने वाले हैं द ग्रोथ मॉडल्स। तो जो कि कोई भी पॉपुलेशन ग्रोथ में मेनली 2 तरह के ग्रोथ मॉडल्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जो कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अभी कल के लेक्चर का कंटिन्यूएशन है 7th सब टॉपिक पॉपुलेशन का, वही हम आज भी कंटिन्यू करेंगे एंड देन आफ्टर विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर द 8th सब टॉपिक। उसके भी शायद 2-3 लेक्चर हैं वो होंगे, क्योंकि दैट आर लेंथी टॉपिक्स। सो लेट्स सी क्या होता है आगे, बट आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रोथ मॉडल्स, ओके। सो पॉपुलेशन ग्रोथ 7th सब टॉपिक का आज सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं, जिसमें 2 तरह के ग्रोथ मॉडल्स हैं वो कोई भी पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है। तो वो 2 टाइप हैं। फर्स्ट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड द सेकंड वन इज लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सो पहले देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है क्या। तो ये टॉपिक आपको थियोरेटिकल भी पूछा जा सकता है एंड आपको एमसीक्यू रिलेटेड भी, क्योंकि इसमें हम इक्वेशन देखेंगे, उसको थोड़ा बहुत है वो फ्यू स्टेप में डिराइव करेंगे और इक्वेशन के बारे में है वो देखेंगे एंड देन आफ्टर विल सी द डायग्राम कि किस तरह के कर्व हैं वो मिलते, जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स वगैरह में डिस्कस किया था, एस शेप्ड कर्व एंड जे शेप्ड कर्व, राइट। तो वो कर्व है वो इधर यूज होंगे, तो वो देखेंगे हम आगे लेक्चर में। तो पहले देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब है क्या, राइट। सो रिसोर्सेस इट मीन्स फूड एंड स्पेस, जो कि रहने के लिए चाहिए स्पेस, राइट। सो रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर द अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। इट मीन्स अनइंटरप्टेड वी कैन से। सो कोई भी पॉपुलेशन में उनका अगर ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस विदाउट एनी इंटरप्शंस अगर करना है उससे किसी भी पॉपुलेशन को, देन क्या उसको होना चाहिए, रिसोर्सेस है वो प्रॉपरली अवेलेबल होना चाहिए। तो मेनली क्या होते हैं, जैसे कि फूड है और घर के लिए स्पेस चाहिए। तो ये जो जरूरी चीजें हैं वो अगर इनफ हो कोई भी पॉपुलेशन के पास, देन दे कैन ग्रो वेरी इजीली, वेरी फास्ट एंड विदाउट एनी इंटरप्शन, ठीक है। सो आइडियली व्हेन रिसोर्सेस इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in a number. तो जब भी रिसोर्सेस है वो अनलिमिटेड है, इट मीन्स दे कैन यूज वॉट एवर दे वॉन्ट टू यूज एंड वॉट एवर द अमाउंट इज, राइट, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेस है। तो उस टाइम पे क्या होगा, कोई भी पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ है वो कैसा होगा, फुल्ली, यानी कि कोई भी पॉपुलेशन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो उतना ग्रो करेंगे कंटिन्यूअस, क्योंकि रिसोर्सेस तो अवेलेबल है ही, उसकी तो कोई कमी है नहीं, राइट। तो ऐसी पॉपुलेशन है उसमें ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होते हैं और जल्दी होते हैं, ठीक है। एज द साइंटिस्ट डार्विन ऑब्जर्व्ड व्हाइल डेवलपिंग हिज थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो चार्ल्स डार्विन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो एक नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने इस थियोरी में कहा था कि जो भी इंडिविजुअल हैं जो कि स्ट्रॉन्ग है उसको है वो नेचर सिलेक्ट करता है, इट मीन्स दे विल सर्वाइव। और जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो लड़ नहीं पाएंगे अपने रिसोर्सेस के लिए अगर कंपटीशन होता है तो वो सारी स्पीसीज है जो कि वीक है, या फिर जो भी इंडिविजुअल हैं जो कि वीक है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, उसकी डेथ हो जाएगी, दे कैन नॉट सर्वाइव। तो इट मीन्स नेचुरल सिलेक्शन की उन्होंने जो थियोरी दी थी उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो भी सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, यानी जो भी फिटेस्ट है कम्युनिटी में वो सर्वाइव करेंगे, बाकी के जो वीक हैं वो इंडिविजुअल्स है वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो डार्विन ने जैसे कहा था, अगर उसी थियोरी को हम इधर भी देखें तो जब अनलिमिटेड रिसोर्सेस है तो ऑब्वियसली वहां पे कंपटीशन की कोई बात है ही नहीं, तो वहां पे क्या होगा, ग्रोथ है वो कंटिन्यू होता ही रहेगा और पॉपुलेशन भी है वो कोई भी इंडिविजुअल है वो बढ़ते रहेंगे अपने नंबर में, क्योंकि
नेचुरल डेथ के अलावा कोई और तरह से डेथ हो नहीं रही है, क्योंकि रिसोर्सेज प्रॉपर है, यानी कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, कोई एक दूसरे को मार नहीं रहे हैं, राइट। तो झगड़े भी नहीं हो रहे, तो उसमें भी किसी की डेथ नहीं हो रही है। फिर फूड के कमी की वजह से कई बार, माल न्यूट्रिशन की वजह से कई बार डेथ हो जाती है कई एनिमल्स की, तो वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि सारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। तो इन दैट केस कि जबकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, तब ग्रोथ है वो कंटिन्यूस होता ही रहता है और पॉपुलेशन है अपने मैक्सिमम अमाउंट में बढ़ सकती है, ठीक है। Then the population grows in an exponential or geometric fashion. So when the resources is unlimited, we can say that that population grows in an exponential or geometric fashion. ठीक है? If in a population of size n, the birth rates, it means here the birth rate means not total number but per capita birth. It means per person birth की capacity. ठीक है, टोटल नहीं, यानी टोटल पॉपुलेशन में 4 नए इंडिविजुअल्स हैं वो बाय बर्थ ऐड हो रहे, तो इस तरह से काउंटिंग नहीं बर्थ रेट में, पर किस तरह से इंडिविजुअल, यानी हर एक पर्सन की कैपेसिटी न्यू बर्थ है वो देने की, तो उस हिसाब से इधर काउंटिंग है। सो द बर्थ रेट्स नॉट टोटल नंबर बट पर कैपिटा बर्थ्स आर रिप्रेजेंटेड एज बी, स्मॉल बी, एंड डेथ रेट्स per capita death rate as small d. Then the increase or decrease in n, it means population size, during a unit time period can be t dn upon dt. तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। अगर हम बर्थ रेट को डिनोट करें स्मॉल b से और डेथ रेट को अगर हम डिनोट करें स्मॉल d से, और पर यूनिट टाइम में अगर हम पॉपुलेशन की साइज को अगर हमें कैलकुलेट करना है, देन वी कैन राइट इन दैट वे ऑल्सो टी डी एन अपॉन डी टी। नाउ सो डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू बी माइनस डी, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट। ऑब्वियसली इन दोनों को हमें माइनस करके एक सिंगल नंबर है वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि कितने बर्थ हो रहे हो कितनी डेथ हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पॉपुलेशन में साइज इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है, तो वो देखना पड़ेगा इनटू n. So if we consider b minus d equals to r, then we can write this way dn upon dt equals to small r and capital N. So here r means what? Birth rate minus death rate. ठीक है, तो उसको हमने इधर लिखा है स्मॉल r से, राइट। सो ये इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो द r in this equation is called the intrinsic rate of a natural increase, यानी इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल रेट, ठीक है। तो कोई भी पॉपुलेशन का इंटरनल रेट है, क्योंकि ऑब्वियसली हम आर मीन्स अल्टीमेट नंबर दे रहे कि बर्थ डेथ इन दोनों को माइनस करके अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यानी पॉपुलेशन है उसमें नंबर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। यानी बर्थ रेट है वो ज्यादा है या डेथ रेट ज्यादा है, तो वो फाइनल आंसर जो है वो हम लिख रहे इधर आर, ठीक है। सो वी कैन से दैट आर इज अ इंट्रिंसिक रेट ऑफ अ नेचुरल इंक्रीज। तो ये हम नेचुरल बात कर रहे हैं इधर कि बर्थ कितने हो रहे हैं या तो डेथ कितनी हो रही, ठीक है। एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर assessing impacts of any biotic or abiotic factors on a population growth। तो ऑब्वियसली अब मैं कोई भी बायोटिक एबायोटिक जो भी फैक्टर्स है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या असर हो रही है किसी भी पॉपुलेशन पे, तो वो देखने के लिए हमको ये आर ही है वो उसको ध्यान में लेना होगा। क्यों? क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि एबायोटिक फैक्टर सपोज यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ चेंज हो रहे तो डेथ हो रही है ज्यादा, या तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, या तो फिर ये बर्थ है वो बढ़ रहे, क्या हो क्या रहा है आखिर। तो ये देखने के लिए हमें आर है उसकी वैल्यू है वो फाइंड करनी पड़ेगी पहले तो, कोई भी पॉपुलेशन हो चाहे, ठीक है, या तो कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी स्पीसीज हो। सबसे पहले हम पॉपुलेशन ग्रोथ में ऑलवेज क्या देखते हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो उससे हमें अल्टीमेट नंबर पता चलता है कि अल्टीमेटली इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन या तो डिक्रीज हो रही है ना, ये वेरी कॉमन चीज है। सो एज एन एग्जाम्पल few R values are like for the Norway rate the R is 0.015, ठीक है। तो ये R की एक वैल्यू दी है, इंट्रिंसिक रेट की वैल्यू दी है नॉर्वे रेट की पॉपुलेशन की, क्या है 0.015। एंड फॉर द फ्लोर बेटल यानी जो फ्लोर जो होते हैं गेहूं के, वीट के जो फ्लोर वगैरह है उसमें आपने देखे होंगे
फ्लोर बेटल्स हो जाते हैं कई बार, अगर ज़्यादा दिन तक वो आटा है वो पड़ा रहे कहीं पे, तो रेड कलर के छोटे छोटे जो कीड़े जो होते हैं वो हो जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोर बेटल। सो उसकी आर वैल्यू है 0.12 एंड in 1981 the R value for the human population in India was 0.0205। तो ये कुछ R की वैल्यू दी है, यानी इंट्रिंसिक रेट दिया है किसी भी पॉपुलेशन का। तो यार हमने 3 एग्जांपल, ये टेक्स्ट बुक के एग्जांपल है आपके, 3 एग्जांपल्स आपको दिए, तो ये आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। नॉर्वे रेट की R वैल्यू, फ्लोर बेटल की R वैल्यू एंड 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया में उसकी R वैल्यू, ठीक है। तो ये बात की हमने रिगार्डिंग द इंट्रिंसिक रेट, इट मीन्स स्मॉल r। नाउ द अबव इक्वेशन, इट मीन्स दिस dn upon dt equals to rn. So the above equation describes the exponential or geometric growth pattern of a population. तो जो कि अभी हम ये डायग्राम के थ्रू देखेंगे, समझेंगे। And results in a J-shaped curve when we plot n in relation to time. तो ये जब भी हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं या तो स्टडी करेंगे, तो ऑलवेज हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, जे शेप्ड मिलेगा कर्व उसका, ठीक है। कब, जब हम उस पॉपुलेशन के डेंसिटी की टाइम के अगेंस्ट जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा। तो देखते हो, समझते हैं हम ग्राफ पहले, ताकि आपको अच्छे से आइडिया है। तो जैसे कि मान लो ये एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिखा है t, और वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी है जिसको हम कैपिटल N से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर? अब जब भी आप लोग ये, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होता है, तो हमने इंट्रोडक्शन में अभी बात की कि जब रिसोर्सेस है वो अनलिमिटेड है, यानी कोई भी रिसोर्सेस की किसी भी पॉपुलेशन को कमी नहीं है, तब हमें उस ग्रोथ को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और उसका ग्राफ हमें मिलता है जे शेप्ड, ठीक है। तो ये जे शेप ग्राफ की स्पेशलिटी क्या है, तो उसमें शुरू में ये जो पॉपुलेशन साइज है वो धीरे धीरे थोड़ी इंक्रीज होती है, देन आफ्टर सडन इंक्रीज हो जाती है। तो कहीं भी आप डिक्रीज फिर नहीं देखोगे, एक बार बढ़ना शुरू हुआ फिर वो बढ़ेगी ही। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड है, तो बीच में कहीं भी उनको वो कोई तकलीफ नहीं आ रही, ठीक है। जबकि इन रियलिटी क्या होता है कि कई बार अनफेवरेबल कंडीशन होती है, कई बार कुछ कंपटीशन मान लो बढ़ गया, अगर खाना प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, फूड रिसोर्सेज है वो नहीं है अवेलेबल, तो तब कभी ऐसा हो जाता है कि सडन है वो लॉस हो जाता है पॉपुलेशन में। फिर सडन अगर मान लो इन्वायरमेंटल वेदर सब प्रॉपर अमाउंट में है, देन सडन फिर इंक्रीज भी हो जाती है पॉपुलेशन, तो उसमें ये कर्व में चेंजेस आते हैं इन रियलिटी। बट इफ वी कंसिडर द दिस पैटर्न वी कैन से, तो उसमें क्या होता है कि खास करके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, जो कि हम अभी देख रहे हैं उसका एग्जांपल, तो उसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है, इसका मतलब पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, कभी भी बीच में कम नहीं होगी, ठीक है। तो एक तरह से इमेजिनरी काइंड ऑफ है, क्योंकि कभी भी रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड नहीं होते, एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। भले ही कुछ बहुत ज्यादा सालों बाद खत्म होते हैं या तो कमी आती है, बट आती जरूर है, ऐसा नहीं है कि कोई भी रिसोर्सेज वो अनलिमिटेड है, ठीक है। सो ये जो रेड कलर की आप लाइन देख रहे हो, ये हमने ए दिखाया है। ए मीन्स ये क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व है। इधर दोनों कर्व की डायग्राम आपको साथ में दी गई है, तो बी है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ है, जो जब हम स्टडी करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। अभी हम ये रेड देख रहे हैं, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। तो पहला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो ये ए आपको सिर्फ अभी ध्यान में लेना है। सो उसका इक्वेशन क्या था, dn अपॉन dt इक्वल्स टू स्मॉल r कैपिटल N, राइट। सो ये ए क्या है, व्हेन रिस्पॉन्सेस आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल, यानी रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, जितना चाहिए उतना यूज कर सकते हैं कोई भी इंडिविजुअल, तो तब इस तरह का कुछ जे शेप का कर्व मिलेगा, ठीक है। और ये क्यों ऐसा मिल रहा है, तो मैंने आपको बताया कि बीच में कहीं भी पॉपुलेशन की कमी नहीं आ रही, क्योंकि रिसोर्सेज सारे हैं ही, तो कंपटीशन भी नहीं हो रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। खाने की भी कमी नहीं है और रहने की भी प्रॉपर जगह है, तो ये ग्रोथ है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पॉपुलेशन कभी भी बीच में कम नहीं होगा, तो ये जे शेप मिलता है। क्लियर? तो ये बात की हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। ये बी है वो मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगी, जब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ अभी समझेंगे। अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए आपको शॉर्ट में कितना याद रखना है, तो एक तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो तब होता है जब रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है
उसका कर्व हमें मिलता है जे शेप्ड, ठीक है, और उसमें पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही है, बीच में कभी भी कम नहीं होती है। और फिर हमने देखा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन जो कि था dn/dt इक्वल्स टू स्मॉल आर एन, और आर की वैल्यू हमने 3 एग्जांपल्स देखे। ओके, तो इतना आपको एमसीक्यू के लिए शॉर्ट में याद रखना है। ओके, फर्दर बात करते हैं। द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन वी कैन बी राइट दिस वे ऑल्सो, nt इक्वल्स टू n0 e रेज़ टू r t, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन याद रखना जब हम उसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे। सो वेयर nt इक्वल्स टू पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर द टाइम t। तो कभी भी हम जैसे कि आपको पता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम काउंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम एक रेशियो लेंगे ना, कि सपोज 1 साल में हम चेक कर रहे हैं तो शुरू में यानी हम उसको 0 से काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं आज काउंटिंग कर रही हूँ पॉपुलेशन की, ठीक है, डेंसिटी की, तो आज जब मैं शुरू कर रही हूँ तो उसको हम 0 लेंगे, यानी n0 पॉपुलेशन ग्रोथ 0 टाइम पे, ठीक है। फिर मैं सपोज टाइम इंटरवल ले रही हूँ 1 साल का, तो जब मैं 1 साल बाद काउंटिंग वापस करूंगी उसी पॉपुलेशन की, तो तब टाइम हम लेंगे nt, तो उधर t मतलब क्या 1 ईयर है। तो कभी भी हमें अगर प्रॉपर वे में काउंटिंग करना है देन ओब्वियसली एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि हम इतने टाइम में बार बार है वो पॉपुलेशन की गिनती कर रहे हैं, ठीक है। सो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं nt इक्वल्स टू n0 e रेज़ टू rt, वेर nt इज पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, और n0 मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी एट द टाइम 0, यानी शुरू में जब हम काउंटिंग करेंगे वो। r मीन्स सो r इक्वल्स टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ अ नेचुरल इंक्रीट, e इक्वल्स टू द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है जो कि फिक्स होती है, जैसे कि पाई वैल्यू है वो हमें पता है, सो 2.71828, ठीक है। तो इस तरह से ये हम काउंटिंग कर सकते हैं जबकि 0 टाइम पे पॉपुलेशन एंड देन आफ्टर द t टाइम द पॉपुलेशन डेंसिटी। एनी स्पीसीज growing exponentially under the unlimited resources conditions can reach enormous population densities in a short time। तो ऑब्वियसली जब भी रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है, यानी कोई भी पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, तो तब उसकी साइज है वो कितनी हो जाएगी, थोड़े ही टाइम में, शॉर्ट टाइम में एनॉर्मस, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो ये बात की हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के बारे में सबसे पहला। सेकंड हम देखेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ। ओके, सो लॉजिस्टिक ग्रोथ मतलब क्या, तो इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं हम। नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात की थी, कि वहां पे बात हो रही थी कि जब रिसोर्सेस है वो अनलिमिटेड हो तो कुछ जो हमने थ्योरी पढ़ी उस हिसाब से ग्रोथ है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट एज यू ऑल नो इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है, रिसोर्सेस है वो अनलिमिटेड कभी भी नहीं होते हैं, चाहे भले ही ज्यादा अमाउंट में हो तो बहुत सालों बाद कम होंगे, बट वन डे दे विल बी फिनिश्ड, राइट। सो दिस लीड्स टू कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेस। तो यानी कि अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है तो क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्सेस है तो जब भी पॉपुलेशन है वो एक नंबर से ज्यादा बढ़ेगी, तो फिर जब रिसोर्सेस की कमी होने लगेगी तब क्या होगा, तो उसमें कंपटीशन है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो ऑब्वियसली जैसे कि डार्विन की भी थियोरी थी सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, तो जो भी उनमें फिर कंपटीशन में जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा और उसकी नई जनरेशन है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू आएगी, और जो वीक हैं, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। तो ऑब्वियसली हर एक जो प्लेस होती है, हैबिटेट होता है, उसमें उतने एरिया में इंडिविजुअल्स को रखने की, यानी उनको रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए प्रॉपर अवेलेबिलिटी होती है रिसोर्सेस की। पर अगर वहां पे उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन बढ़ गई किसी भी एरिया में, ठीक है, और कोई भी पॉपुलेशन हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा,
फर्दर ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं है। यानी सपोज आप मान लो कोई 1 किलोमीटर का एरिया है किसी भी फॉरेस्ट का, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज कोई भी हो, चाहे वो मान लो कोई हम एक स्पीसीज को लेके चले डियर की स्पीसीज, ठीक है, तो वो मान लो वहां पे मैक्सिमम 2000 है, वो अच्छे से रह सकते हैं, उनको प्रॉपर अमाउंट में फूड भी मिल सकता है और वहां पे रहने की भी जगह है। अब तो ये क्या हो जाएगा, 2000 तक उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी, वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, कंपटीशन भी नहीं होगा क्योंकि उनके लिए रिसोर्सेस है वो अवेलेबल है। फिर क्या हो जाएगा, जब ये 2000 से ज्यादा अमाउंट में फिर बर्थ के थ्रू या तो माइग्रेशन के थ्रू व्हाटएवर, बट पॉपुलेशन में डियर के नंबर है वो बढ़ने लगे सपोज, ठीक है, तो अभी उस नेचुरली जो हैबिटेट में जो कैपेसिटी थी वो 2000 की थी, ठीक है, अभी बढ़ रहे कोई ना कोई तरीके से, तो अब क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज की कमी होने लगेगी, रहने के लिए जगह कम पड़ेगी, फिर खाने के लिए भी कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा उस टाइम पे, उससे कैपेसिटी से आगे है वो ग्रोथ पॉसिबल नहीं होता, यानी कंपटीशन होगा, यानी अल्टीमेटली सर्वाइव तो 2000 ही कर पाएंगे, जो बढ़ रहे ज्यादा आ रहे उसके बीच में कंपटीशन होगा, तो फिर चाहे नए ज्यादा पावरफुल हो, तो पुराने स्पीसीज जो पहले से रह रही थी वो पावरफुल हो, जो भी ज्यादा कैपेबल है पावरफुल है वो टिक पाएंगे, बाकी के वो मर जाएंगे, क्योंकि 2000 से ज्यादा अभी उस प्लेस की, उस हैबिटेट की कैपेसिटी नहीं है किसी भी इंडिविजुअल को वहां पे रखने की। क्लियर? सो दिस लिमिट इज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी which we denote by the capital K for that species in the habitat। तो ये जो कैपेसिटी होती है किसी भी हैबिटेट की कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को वहां पे रखने की, उनको वहां पे जगह देने की, उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, और जिसको कैपिटल कैसे डिनोट किया जाता है। क्लियर? ये आपको याद ही रखना है, जो कि हम कैरिंग कैपेसिटी का टॉपिक है वो शॉर्ट में पढ़ चुके हैं आगे के लेक्चर्स में, बट फिलहाल वापस से आपके लिए एक रिविजन है ये एक लाइन कि कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या, यानी किसी भी प्लेस की मैक्सिमम कैपेसिटी किसी भी इंडिविजुअल को वहां पे रखने की, ठीक है, उसको कैसे डिनोट किया जाता है। क्लियर? सो नाउ अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विथ लिमिटेड रिसोर्सेस शो इनिशियली अ लेग फेज। तो यानी जब भी हम बात करेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ की, ठीक है, तो यानी कि वहां पे रिसोर्सेस है वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है लॉजिस्टिक में, ठीक है, सो उसमें क्या हो जाएगा, अभी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो शुरू में कोई भी पॉपुलेशन का जो ग्राफ हम देखेंगे, कर्व देखेंगे, वो इनिशियली कैसा होगा, लेग फेज होगा, यानी स्लो होगी, ठीक है, शुरू में धीरे धीरे पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, फिर फॉलोड बाय एक्सेलरेशन फेज, यानी अभी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, उस ग्राफ में उस फेज को बोलते हैं एक्सेलरेशन फेज, एंड देन कम्स डीएसेलरेशन। तो अब फिर वापस जैसे ही रिसोर्सेस है अभी मैक्सिमम मान लो पॉपुलेशन है वो वहां पे आ गई, तो अभी धीरे धीरे है वो पॉपुलेशन में बढ़ना, इंक्रीज होना कम हो जाएगा, तो यानी जो बढ़ा था एक फ्लो था पॉपुलेशन ग्रोथ का वो अभी कम हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन के बाद आएगा डीएसेलरेशन, एंड फाइनली एन एसिम्प्टोट व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी। और फिर एक क्या आएगा, स्टेडी फेज आ जाएगा कि जहां पे अभी मैक्सिमम लोग जितने आने थे, जितने स्पीसीज इंडिविजुअल आने थे वो आ गए, यानी अभी कैरिंग कैपेसिटी तक उस जगह की मैक्सिमम फिल हो गई है, ठीक है, वहां पे अभी नए इंडिविजुअल नहीं आ सकते, तो फिर थोड़े टाइम के लिए क्या आ जाएगा, एक जैसे हम कहते हैं ठहराव आ जाएगा, अभी ना ही कोई इंडिविजुअल्स है वो बढ़ेंगे ना ही कम भी हो रहे, बट अब अगर नए आ रहे हैं देन कॉम्पिटिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट हो जाएगा, यानी फाइनली वो स्टेडी फेज में पॉपुलेशन है वो आ जाएगी। ओके, तो ये फेजेस है वो कुछ इस तरह से मिलेंगे, सबसे पहले होता है लेग फेज, देन एक्सेलरेशन फेज, देन डीएसेलरेशन फेज, एंड फाइनली एसिम्प्टोट। सो अ प्लॉट ऑफ एन यानी पॉपुलेशन डेंसिटी in relation to time t results in a sigmoid curve यानी S shaped curve, ठीक है। तो पहले हमने देखा था कि सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हमने देखा था कि कर्व था वो कैसा मिल रहा था, J shaped, ठीक है। इधर लॉजिस्टिक ग्रोथ में अभी कर्व कैसा मिलेगा, S shaped, तो इस तरह से आप कुछ देख सकते हो, S फेस, ठीक है, अभी दिखा रही हूं, उसको बोलते हैं सिग्मोइड कर्व भी बोलते हैं और S shaped curve भी बोलते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड Wright-Paul logistic growth, ठीक है, एंड इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग
इक्वेशन, तो इक्वेशन है dn अपॉन dt इक्वल्स टू Rn, जो कि आगे भी हमने देखा था ये इक्वेशन, इधर क्या बढ़ रहा है सिर्फ, सो इन ब्रैकेट वी मस्ट राइट k माइनस एन अपॉन k, k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ये इक्वेशन है फॉर द लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। और आगे जो हमने इक्वेशन देखा था dn अपॉन dt इक्वल्स टू Rn वाला, ये इक्वेशन था वो किसके लिए था, वो था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। अभी लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या बढ़ा, एक्सपोनेंशियल का तो इक्वेशन है ही, उसके बाद में सिर्फ कितना बड़ा है, तो ये ब्रैकेट k माइनस एन अपॉन k, ठीक है, वेर n इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, r मीन्स इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज एंड k मीन्स कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। अभी वापस से डायग्राम देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। तो ये हमने बात कर ली है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, जे शेप का जो मिलता है। अब ये ग्राफ हम देखेंगे जो कि है लॉजिस्टिक ग्रोथ का, जो कि रियल में ऐसा ही होता है, ठीक है, एस शेप मिलता है, क्योंकि रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। तो जब रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड होंगे तो ये जे शेप मिलेगा, यानी ए रेड कलर का आप देख रहे हो। जब रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है तब हमें ग्राफ मिलेगा ये एस शेप, जो कि बी ब्लैक कलर से आप देख सकते हो डायग्राम। तो इधर हमने ये इक्वेशन लिखा है लॉजिस्टिक ग्रोथ का, dn अपॉन dt इक्वल्स टू Rn, ब्रैकेट में k माइनस एन अपॉन k, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन था ये, ठीक है। तो b मीन्स व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज लॉजिस्टिक। तो ये आप अगर ग्राफ हम देखेंगे तो ये पहले होता है शुरू में, इनिशियली, धीरे धीरे है वो पॉपुलेशन बढ़ती है, तो इसको बोलते हैं लैग फेज, ठीक है। फिर ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसको लॉग फेज भी बोलते हैं और एक्सेलरेशन फेज भी बोलते हैं। अब वापस से थोड़ा पॉपुलेशन में बढ़ना है वो कम हो जाता है, जिसको डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। और फिर एक मैक्सिमम कैपेसिटी है वो एक आ जाती है, तो थोड़ा स्टेबल हो जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ है वो, ठीक है। तो ये हमने इधर डॉटेड लाइन से आप देख सकते हो कि मैक्सिमम अभी जो कैपेसिटी थी किसी भी हैबिटेट की वो भी रीच हो गई है, ठीक है, वहां पे पहुंच गए, तो उसे बोलते हैं के मीन्स व्हाट, कैरिंग कैपेसिटी। सो हियर वी रोट के इज कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, जैसे कि आप इसमें देखोगे जे शेप में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, तो ये कैरिंग कैपेसिटी से भी आगे बढ़ रहे, ठीक है, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। किसी भी प्लेस की कैपेसिटी नहीं है ज्यादा लोगों को वहां पे रखने की, तो किस तरह से ग्रोथ होगा। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, वी कैन से दैट इज काइंड ऑफ इमेजिनरी, ठीक है। बट ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है वो क्या है, रियलिटी में है, इट इज अ प्रैक्टिकल ग्रोथ, ठीक है। रियल में ऐसा ही होता है, एस शेप ग्रोथ ही मोस्टली पॉपुलेशन का मिलता है हमें ड्यूरिंग द टाइम। क्लियर ये ग्राफ, ओके। सो लास्ट पॉइंट, सिंस resources for the growth for most animal populations are finite and become limiting sooner or later। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली क्या होता है, रिसोर्सेस है वो फाइनाइट भी चाहे हो, यानी बहुत ज्यादा है, पर वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बिकम लिमिटिंग सूनर और लेटर, या तो जल्दी खत्म हो जाएंगे या तो बहुत सालों बाद खत्म होंगे, बट खत्म होने, ठीक है, वो इनफाइनाइट नहीं है कोई भी रिसोर्सेस है वो। सो The logistic growth model is considered a more realistic one, यानी जो S shaped curve हमने अभी B देखा वो क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोर रियलिस्टिक है, कि ऐसा ही होता है, ठीक है। और जो हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा था वो क्या था, कि उसमें ये बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कंटिन्यूस होता ही रहता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है, एक समय आएगा, एक टाइम आएगा जब ग्रोथ है वो कम भी होगा बीच में, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कंपटीशन होता है, रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं हर एक पॉपुलेशन को, कोई एक नहीं बट हर एक पॉपुलेशन, हर एक इंडिविजुअल को ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं तरह से इफेक्ट करते ही हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। टुडे वी लर्न 2 टॉपिक्स रिगार्डिंग द ग्रोथ मॉडल्स। तो 2 टाइप हमने देखे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में है हम पॉपुलेशन टॉपिक जो हमारा था, जो कि हमने लेक्चर 8 से स्टार्ट किया हुआ है, अभी भी चल ही रहा है। तो उसके सब टॉपिक आज हमने 7th सब टॉपिक उसका कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्यू एक्स्ट्रा पॉइंट एंड द 8th एंड लास्ट सब टॉपिक है वो शुरू करेंगे, ठीक है। उसके भी 2-3 लेक्चर शायद लगेंगे, वो देखते हैं हम आगे आगे।
Okay, so thank you. This is all for today's lecture.